आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात ढेरों नामी गिरामी हस्तियों से कराई है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनका वायरोलॉजी यानी कि वायरस की रिसर्च में एक बड़ा मकाम है। जब कोविड आया तो ये नाम बड़ा आम फहम भी हुआ, भारत में घर घर तक पहुंचा, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग का जो भारत ने एक टीम बनाई थी, ये उनके सदर थे। इसके अलावा आज के वक्त में ये ऑक्सफोर्ड में काम करते हैं, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें ढेरों इनामात से नवाजा गया है, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी शामिल है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रोफेसर शाहिद जमील साहब का कि उन्होंने हमारे शो पर आना कबूल किया। शुक्रिया शाहिद साहब। शुक्रिया साहब। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आप साइंटिस्ट हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, पीएचडी करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर उसके बाद रिसर्च ही करते रहना ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। आपने ये चीज चुनी, कहीं ना कहीं शायद आपकी फैमिली में भी थी कि रिसर्च मतलब पहले से था कि पढ़ाई लिखाई का था, लेकिन तब भी ये आपका जो लाइफ जर्नी है, आपने कैसे यहाँ तक पहुंचे कि मतलब यही करना है? क्योंकि आमतौर पे जो लोग बायो पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप रिसर्च की ओर गए। कैसे ये लगन लगी कि हम रिसर्च करेंगे और इसी में कुछ काम करेंगे? क्या शुरू से था या बाद में किसी मौके पर आया? मेरी फैमिली में काफ़ी लोग तालीम के मतलब तालीम से जुड़े हुए थे। मेरे नाना जिनके घर में मैंने परवरिश पाई, वो अरबी के प्रोफेसर थे एएमयू में। बाद में एएमयू के वाइस चांसलर भी रहे 68 से 72 तक, 74 तक, 68 से 74 तक। मेरे वालिद भी बायोकेमिस्ट थे और उन्होंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की और उसके बाद कैलिफोर्निया से जाके पीएचडी की। मेरे दादा डॉक्टर थे और वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। आगरा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी मेडिसिन की डिग्री की थी और हमारा आबाई वतन गाज़ीपुर था और मेरे दादा वहाँ पर यूसुफपुर और मोहम्मदाबाद के जो कस्बे थे वहाँ गवर्नमेंट के डॉक्टर थे। तो तालीम एक तरह से ख़ानदान में थी। मैं जब 1 साल का था तो मेरे वालिद अमेरिका चले गए थे पीएचडी करने, और जब मैं 2 साल का था तो मेरी वालदा भी चली गई थी उनको ज्वाइन करने, और मेरी वालदा ने भी फिर वहीं कैलिफोर्निया से पढ़ाई की। तो मेरी निगरानी जो थी वो मेरे नाना के घर में हुई और वहाँ पढ़ने लिखने का, तालीम का एक माहौल था। तो मैंने जब होश संभाला तो एक ऐसे घर में होश संभाला जहाँ अदबी बातें होती थीं, जहाँ तालीम की बात होती थी और तालीम का एक अहम मकाम था। स्कूलिंग के ज़माने में हम लोग पढ़ते तो कम थे, खेलते ज़्यादा थे। आजकल के बच्चों की तरह नहीं थे। लेकिन हाई स्कूल तक आते आते ये था कि पढ़ाई को लेके सीरियस हो गए थे। और चूँकि मेरे वालिद ख़ुद साइंस में थे, वो अलीगढ़ में केमिस्ट्री के शोबे में थे और फिर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलीगढ़ में एस्टैब्लिश किया। तो मुझे भी लगता था कि साइंस एक अच्छी चीज़ है। हम जहाँ रहते थे अलीगढ़ में, अगर आप अलीगढ़ से थोड़ा सा भी वाकिफ़ हैं तो अब जहाँ बाब सैयद बना है, जो गेट बना है, जी। बिल्कुल उसके बराबर 3 नंबर यूनिवर्सिटी रोड एक कोठी है, उसमें हम रहा करते थे। और अब जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी की नर्सरी हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे, बहुत फूल हुआ करते थे, और फूल होते थे तो तितलियाँ भी होती थीं और केचुए भी होते थे और सभी कुछ होता था।
तो अगर मैं पीछे सोचूं तो वो शायद मेरी पहली लेबोरेटरी थी, जहाँ फूल पत्तियों को ऑब्जर्व करते थे, जहाँ कीड़े मकोड़ों को ऑब्जर्व करते थे। तो एक इंटरेस्ट बना, और जैसे बच्चे शरारत में आज भी शायद करते हों कि बरसात में जब केचुए निकलते थे तो उन पर नमक डाल के देखते थे कि क्या होता है। तो वो एक तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते थे। फिर मैं अपनी वालिद की लैब में भी काफ़ी जाता था, और वो लोग चूहों वगैरह के साथ काम करते थे, तो लगता था कि ये कुछ अहम काम है और कुछ मज़ेदार काम है। तो इस तरह से एक शौक डेवलप हुआ, और हाई स्कूल तक आते आते साइंस के सब्जेक्ट्स में अच्छा किया, तो फिर आगे साइंस में ही रहे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आया एएमयू में बीएससी के लिए, तो मैंने केमिस्ट्री अपना ऑनर सब्जेक्ट चुना, और उसकी वजह ये थी कि बायोलॉजी भी मैंने पढ़ी थी। बायोलॉजी मुझे जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो बहुत डिस्क्रिप्टिव लगती थी, और मैथमेटिक्स हमारा स्कूल नया था, तो हमारे स्कूल में कोई मैथमेटिक्स टीचर नहीं था, तो हाई स्कूल में मेरे पास मैथ नहीं थी, तो मैथ से बहुत घबराता था, और मैथ से घबराता था तो फिज़िक्स से भी घबराता था, इसलिए केमिस्ट्री एक अच्छी चॉइस थी लेने के लिए। तो बहरहाल मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया एएमयू से। उस ज़माने में बीएससी का पहला साल जो था वो आप प्री मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसको पीएमसी कहते थे। वो एक तरह से प्रिपरेटरी कोर्स होता था मेडिसिन में जाने के लिए, और पीएमसी करने के बाद लोग एमबीबीएस का एंट्रेंस टेस्ट देते थे। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने वो एंट्रेंस टेस्ट दिया। मैंने हालांकि पीएमसी में बहुत अच्छा किया था, मैंने एएमयू में टॉप किया था 1975 में पीएमसी, लेकिन मैं कभी टेस्ट में बैठा नहीं एमबीबीएस के, और उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो अच्छी वजह थी, और दूसरी बहुत ही बेवकूफ़ी की वजह थी। तो बेवकूफ़ी की वजह पहले बताता हूँ। मेरी वालदा जैन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स से ताल्लुक़ रहता था जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो एमबीबीएस में थे, और मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो ज़करिया पर बैठ के जब चाय भी पीते थे तो अपना सफ़ेद कोट पहने रहते थे और स्टेथोस्कोप लटकाए रहते थे। तो पता नहीं, एक जहन में कुछ बात ऐसी थी कि भाई मैं इनकी तरह नहीं होना चाहता। वो बहुत ही सिली वजह थी, बेवकूफ़ी की वजह थी। लेकिन जो एक अहम वजह थी वो ये थी कि जब मैं 11th क्लास में था, उस ज़माने में हायर सेकेंडरी होता था, 11th क्लास होती थी, तो मैंने एक नेशनल लेवल टेस्ट दिया था जिसको कहते हैं नेशनल साइंस टैलेंट सर्च, जो एनसीईआरटी कंडक्ट करता था, और उसमें पूरे मुल्क से 350 बच्चों को चुना जाता था जिनको बीएससी में स्कॉलरशिप दी जाती थी और एमएससी में स्कॉलरशिप दी जाती थी जी। और उसकी एक वजह ये थी कि उसकी एक शर्त ये थी कि आप बेसिक साइंसेज में रहेंगे, आप मेडिसिन या इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। जी जी जी। तो उस ग्रुप के साथ रह के हर समर में हम समर कैंप्स में जाते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। तो एक तरह से बेसिक साइंस का इंटरेस्ट और आगे बढ़ा, और मैंने मेडिसिन की तरफ तवज्जो नहीं दी। हालांकि अब मैं सोचता हूँ कि मेरा सारा रिसर्च बाद का मेडिकल रिसर्च रहा है, बायोमेडिकल रिसर्च रहा है, तो शायद अगर मेडिसिन की होती तो कुछ और फ़ायदा हुआ होता। लेकिन बहरहाल पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो ये एक समरी है मेरी शुरू की साइंटिफिक लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ। आपने इसके बाद पीएचडी किया, जी। पीएचडी हुआ। पीएचडी के बाद आजकल जब हम देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट के मतलब जो जनरेशन है उसके साथ देखें, तो पीएचडी करके भी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए।
कुछ लोग पोस्ट डॉक में जा रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग को अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं, नहीं पता होता है कि किस तरफ जाएं। काफी बाद में बहुत से लोग मैं मिला हूं कि अच्छी खासी उम्र हो जाती है, 35-40 की उम्र होती है, और वो श्योर नहीं होते हैं कि अभी भी हमने जो रास्ता चुना ये क्या हुआ हमारे साथ, कि हमें रिसर्च में जाना था, कि पढ़ाना था, पढ़ाने के साथ रिसर्च करनी थी, रिसर्च के साथ पढ़ाना था। तो ये बैलेंस आपने कब इस बात को समझा, और आप क्या समझते हैं कि आज की जनरेशन क्यों ये बात समझने में इतनी देर लगा देती है? देखिए, आप कुछ भी करें, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, और आप जो भी करें उसमें कोशिश ये करें कि बहुत अच्छा करें। मेरे वालिदैन ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मेडिसिन करो या बायोकेमिस्ट्री करो या कुछ और करो। मेरे वालिद बस एक बात कहते थे कि अगर घास भी काटो तो सबसे अच्छी काटो, और ये चीज़ उनकी मेरे दिमाग में हमेशा रही। तो मैंने कोशिश ये की कि अलीगढ़ से जब मैं बीएससी ख़त्म कर रहा था और ये था कि एमएससी करनी है, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट था। और उस वक्त तक बायोकेमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट था, वो अलग डिपार्टमेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन एमएससी कोर्स था बायोकेमिस्ट्री में। और मेरा वालिद उसके हेड थे। तो वो एक वजह थी कि मैंने सोचा कि अलीगढ़ से ना किया जाए तो अच्छा है, इसलिए कि अगर अच्छा करूँगा तो भाई फलां साहब के बेटे हैं, क्यों ना अच्छा करते, और अगर अच्छा नहीं किया तो घर पे मुसीबत होगी। इसलिए मैंने अलीगढ़ को अपनी आखिरी चॉइस रखी थी, और मेरा कई जगह एडमिशन हो गया था। बीएससी में भी मैंने अच्छा किया था, मैंने एएमयू केमिस्ट्री भी फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, और साइंस फैकल्टी में भी पोजीशन थी। तो मेरा दाखला कई जगह हो गया था, जिसमें आईआईटी कानपुर का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा एमएससी में दाखला हो गया था। वो उस वक्त मुल्क का सबसे अच्छा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, और मेरे वालिद की भी राय यही हुई कि नहीं, तो बायोकेमिस्ट्री तो अपने आप सीख लोगे, अपना केमिस्ट्री का बैकग्राउंड सॉलिड कर लो। तो मैं कानपुर गया, वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। पीएचडी जब मैं करने अमेरिका गया तो मैं खुशकिस्मत था कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई। और मैंने जिन साहब के साथ काम करना शुरू किया, उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए कि वो चेयरमैन भी थे डिपार्टमेंट के। तो मुझे जो कुछ भी सीखना पड़ा, खुद ही सीखना पड़ा। और मैं बायोकेमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी करने गया था, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का एक भी लैब, एक भी एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक मैंने किया नहीं था। यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में ये रियलाइज़ किया, और मुझको जो पहला टीचिंग असाइनमेंट दिया, वो एक बायोकेमिस्ट्री की लैब पढ़ाने का दिया। तो वो बायोकेमिस्ट्री की लैब ऐसे आदमी से पढ़वा रहे थे जिसने खुद बायोकेमिस्ट्री ज़िंदगी में नहीं की है। तो उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मैं वो करके सीखूं। तो मैं सारे एक्सपेरिमेंट पहले खुद किया करता था, फिर बच्चों को कराया करता था। तो एक सेमेस्टर में मैंने जितनी बायोकेमिस्ट्री की लैब थी सब सीख ली थी। इस तरह से आगे बढ़ते रहे। जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो वो ज़माना था कि जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको अब हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहने लगे हैं, उसका दौर शुरू हो रहा था। ये अर्ली 1980s की बात है, अर्ली टू मिड 1980s की। तो मेरा एक चाह मेरी ये थी कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखूं और किसी डिजीज मॉडल के ऊपर काम करूं। ये मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर थी ये बात। तो पीएचडी ख़त्म करने के बाद जब मौका इसका आया कि मैं पोस्ट डॉक्टरल करूं, तो मेरे पास दो मेन ऑफर्स थे। एक ऑफ़र एक बहुत बड़ी लैब से था, जिसमें कोई 15-20 पोस्ट डॉक एक साथ काम करते थे। बड़ी नामी लैब थी इम्यूनोलॉजी की फील्ड में। दूसरा ऑफ़र मेरे पास था एक लैब का, जो कि एक यंग असिस्टेंट प्रोफेसर था जो अपनी लैब शुरू कर रहा था, और मैं उनका पहला पोस्ट डॉक होता।
मैंने नई लैब को चुना। बहुत लोग शायद ये ना करें, बहुत लोग ऐसी लैब में जाना पसंद करें जिस लैब का नाम बहुत बड़ा हो। मैंने उस लैब में जाना पसंद किया कि जिसका बिल्कुल नाम नहीं था, जो अभी शुरू हो रही थी। और मेरी वजह सिर्फ ये थी कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखना चाहता था, और मैं ऐसे आदमी से सीखना चाहता था जिसने खुद की हो। मैं उसके किसी पोस्टडॉक, सीनियर पोस्टडॉक से नहीं सीखना चाहता था। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने सोचा कि ये एक एक नई लैब है, ये एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनको अपने टेन्योर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए ये खुद बहुत मेहनत करेंगे, और वो मेहनत मुझे भी काम आएगी। तो वो वाकई वो ऐसे ही हुआ। मेहनत तो हमने बहुत की, दिन रात लैब में लगाया, लेकिन 3 साल के पोस्टडॉक में मेरे 4 मेजर पेपर्स आए, और मैंने वायरस पे काम करना वहीं से शुरू किया, हेपेटाइटिस बी वायरस पे काम शुरू किया। मैंने काफ़ी शॉर्ट पोस्टडॉक की, 3 साल की पोस्टडॉक की। आजकल लोग 7-8 साल, 10-10 साल की पोस्टडॉक करते हैं। और मेरा गोल एक तरह से बिल्कुल साफ था कि जितना मुझे सीखना था इस पोस्टडॉक में, मैं 3 साल में सीख चुका। अब मुझे और इसके बाद कुछ सीखने को शायद ना मिले। उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई, मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ऑफर हुई उसी मेडिकल स्कूल में कोलोराडो में, जहां मैं पोस्टडॉक कर रहा था। और उसमें मुझे एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब सेटअप करनी थी। तो ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि उससे कोई और पैसा लगा रहा है और आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, इससे बेहतर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो मैंने 1 साल वो किया, और इस बीच मैंने इंडिया में अप्लाई किया हुआ था, मुझे इंडिया में ऑफ़र आया, तो मैं उस वक्त छोड़ के इंडिया वापस आ गया। तो आई थिंक मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास हर मौके पे एक चॉइस होती है। वो चॉइस अगर आप खुले दिमाग से लें और अपनी प्रायोरिटीज़ को देख के लें, किसी दूसरे ने क्या किया उस पे ना जाएं। मैंने क्या किया वो मेरे लिए बेहतर रहा हो, शायद आपके लिए ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि पीएचडी को ज़्यादातर लोग ये सोच के देखते हैं कि भाई पीएचडी, अच्छी पीएचडी वो होती है जिसमें बहुत से पेपर पब्लिश किया आपने। मेरी नज़र में अच्छी पीएचडी वो है जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, जिसमें आप अपनी फील्ड के बाहर का भी कोई पेपर उठा के पढ़ के और समझ सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। जी। मेरी नज़र में अच्छी पीएचडी ये नहीं है कि मैंने बहुत से पेपर पब्लिश कर लिए, ज़्यादातर पेपर मेरे सुपरवाइज़र ने लिख दिए, और मैंने ना तो लिखना सीखा ना एनालाइज करना सीखा। मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र ने मुझे लिखना सिखाया। उन्होंने पहले दिन मुझसे ये कह दिया था कि तुम्हारा जब पेपर आएगा तो या तो वो पेपर तुम लिखोगे या मैं लिखूंगा। अगर मैं लिखूंगा तो काम तुम्हारा होगा, लेकिन पहला ऑथर मैं हूँगा। अगर तुम्हें पहले ऑथर बनना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये वो ज़माना था जब हम कलम से लिखते थे, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर नहीं हुआ करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नीली रोशनाई में ड्राफ्ट भेजता था और लाल रोशनाई में वो वापस आता था। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। तो एक अच्छी पीएचडी मेरे नज़र में वो होती है जिसमें आप लिखना सीखें, जिसमें आप एनालाइज करना सीखें, जिसमें आप कोई भी पेपर अपनी फील्ड के बाहर का उठा के पढ़ के उसको समझ के उसको एनालाइज करना सीखें। और आज की जनरेशन अगर इन उसूलों पे चले, इस तरह की पीएचडी अपने सुपरवाइज़र से डिमांड करे, तो मेरे ख्याल से आगे जो मुश्किलात आती हैं वो शायद कम हो जाएं थोड़ी। जी जी। आपका काम है वायरसेस पर, थोड़ा वायरस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि कोविड भी है, फिर से खबर आ रही है कि कोविड में राइज आ रहा है एटलीस्ट इंडिया में। तो ये जो वायरस है
इस पर जो आपकी रिसर्च है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग में भी आप थे यहाँ पर, और कोविड पर भी आपका काम है। तो कोविड वायरस और वायरस रिसर्च और इसके लिए क्या मतलब अब तक हम इसे कितना समझ पाए हैं एज ह्यूमंस, मतलब हम साइंटिस्ट्स कहाँ तक हमारे साइंटिस्ट्स पहुंच पाए हैं? आपकी अपनी रिसर्च क्या है, क्या पाथ ब्रेकिंग है और फ्यूचर क्या है? देखिए, मैंने अपनी जो रिसर्च शुरू की, जैसा मैंने अभी बताया था, पोस्टडॉक में वायरसेस पे काम शुरू किया, हेपेटाइटिस बी वायरस पे। और जब मैं हिंदुस्तान वापस आ रहा था अपनी अपनी लैब सेटअप करने, जब मुझे जॉब मिला यहाँ आईसीजीपी में दिल्ली में, तो मेरे पोस्टडॉक सुपरवाइज़र की एक राय बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने ये कहा कि तुम अगर चाहो तो हेपेटाइटिस बी वायरस जिस पे यहाँ काम कर रहे थे उसी पे काम करते रहो। जो भी तुमको रिएजेंट्स चाहिए लैब से ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी पे जो मेजर काम है वो अब तक हो चुका है। तुम छोटे-छोटे गैप्स जो हैं उनको फिल करते रहोगे अपनी ज़िंदगी भर। उसके बरअक्स एक नई डिज़ीज़ इंडिया में इमर्ज हो रही है, जिसको एंटेरिक नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कि कश्मीर में एक प्रोफ़ेसर हैं अभी भी, प्रोफ़ेसर सुल्तान खुरू, उन्होंने डिस्कवर की थी। उसका अभी तक कॉज़ हमको नहीं पता है। अगर तुम वो लगता है कि वो एक वायरस है, तो अगर तुम खुरू साहब से टच में आओ और उस वायरस पे काम करो तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने पहला काम किया जो हिंदुस्तान आके, वो मैं गया कश्मीर और खुरू साहब से मिला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और हमने उस वायरस पे काम शुरू किया। हेपेटाइटिस ई वायरस उसका नाम था, जो कि हिंदुस्तान में और सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस का कॉज़ होता है वो वायरस। उसके साथ-साथ और लोगों के साथ भी काफ़ी काम किया। एक उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में हबीबुल्ला साहब हुआ करते थे, सीएम हबीबुल्ला, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया। उनके एक हैदराबाद में एक आउटब्रेक हुई थी हेपेटाइटिस ई की, उसको कवर किया, वहाँ से सैंपल्स लाके उससे वायरस आइसोलेट किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में प्रोफ़ेसर शुभ्रत पंडा के साथ मैंने 10 साल काम किया, कोलैबोरेट किया हम लोगों ने। तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक अपनी अपनी रिसर्च की एक लाइन तय हो गई कि हेपेटाइटिस ई की रिसर्च मैंने हिंदुस्तान में एक तरह से मॉलिक्यूलर रिसर्च जो थी वो शुरू की थी। तो मेन काम मेरा उसी में है, उस वायरस को पूरा कैरेक्टराइज़ करने में, उसकी जीनोम को क्लोन करने में, और आगे उसकी प्रोटीन्स वगैरह पे काम करने में। जहाँ तक आपने वायरसेस के बारे में पूछा, हर वो जीती जागती चीज़, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा वायरस उसको इन्फेक्ट करते हैं। अक्सर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत से वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। ह्यूमंस को ले लीजिए, एज ए स्पीशीज़ बहुत सारे वायरस हमको इन्फेक्ट करते हैं। तो जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, मतलब जितनी लिविंग चीज़ें हैं सब मिला के, वायरोस्फीयर जो है वो बायोस्फीयर से बड़ा है। अगर अगर हर चीज़ को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा वायरस इन्फेक्ट करता है, तो इस यूनिवर्स में वायरसेस की पॉपुलेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। अभी तक एस्टिमेट ये किया जाता है कि हमको शायद 2% वायरसेस ही पता हैं जो कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। अभी कुछ स्टडीज़ हुई हैं, अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही एक पेपर आया है जिसमें 5,500 नए वायरसेस डिस्कवर किए हैं, उससे ओशन सैंपल से। तो इस तरह से बहुत एक्साइटिंग फील्ड है वायरोलॉजी। अलग-अलग तरह के वायरसेस हैं, वायरस कहाँ से आया, कैसे इवॉल्व करता है। कभी-कभी
किसी वायरस से क्यों डिजीज होती है, किसी से डिजीज नहीं होती। सेम वायरस जो है वो कुछ लोगों में डिजीज होती है, कुछ में नहीं होती। एक पीरियड आता है जब एक वायरस डिजीज कॉज करता है और उसके बाद वो साइलेंट हो जाता है, उसके बाद डिजीज नहीं होती। तो ये एक तरह का जो तालमेल हमारे इम्यून सिस्टम के साथ होता है एक वायरस का, वो बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है और मुझे इसमें काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। और अभी भी हालांकि मेरी अब लैब नहीं है, लेकिन इसको सोचने में और इसके बारे में लिखने में अच्छा लगता है। तो ये सब बातें हैं जिनकी वजह से मैं वायरोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और ये एक ऐसी फील्ड है जो अभी जल्दी सैचुरेट होने वाली नहीं है। अगर हमें 98% वायरसेस पता ही नहीं है तो अभी बहुत टाइम लगेगा इस फील्ड को सैचुरेट होने में। जी। इसके अलावा आप वेलकम ट्रस्ट डीबीटी अलायंस इसके सीईओ रहे जी। और अभी आप शायद हेल्थ पॉलिसी जो आपकी जो फिलहाल फील्ड है वो थोड़ा सा अलग है, वो मुख्तलिफ है थोड़ा। आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि बेसिकली ये आप मतलब अब जो कर रहे हैं ये किस तरीके से रिसर्च, कोर रिसर्च से थोड़ा अलग है और ये कैसे उससे अलग भी नहीं है। मैंने अपनी लैब आईसीजीबी दिल्ली में 1988 में शुरू की और अगले 25 साल मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ रिसर्च की, पेपर्स पब्लिश किए, स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक्स ट्रेन किए। 2012-13 में मुझको ये लगने लगा कि अब मेरे पास जो रिसर्च आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उतने एक्साइटिंग नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, जितना मैं पहले उससे एक्साइट हुआ करता था। तो उस वक्त मेरा एक और पैशन था कि यंग लोगों को सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना और जो मैंने सीखा है वो जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करना। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि यंग लोगों के करियर पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो तो वो शायद बेहतर हो। ये जो वेलकम डीबीटी अलायंस का जॉब मैंने लिया 2013 में, इसकी भी एक कहानी है। वेलकम ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चैरिटी है यूके में, जो कि गेट्स फाउंडेशन के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चैरिटी है और ये बायोमेडिकल रिसर्च सपोर्ट करते हैं। इंडिया में इन्होंने अपना प्रोग्राम 1999 में शुरू किया था और चुनिंदा लोगों को ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप देते थे। 2001 में मैंने भी compete किया और मुझको भी वेलकम ट्रस्ट की इंटरनेशनल सीनियर फेलोशिप मिली और 5 साल की फेलोशिप में फंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन फंडिंग के साथ साथ जिस तरह की आज़ादी थी रिसर्च करने की और जिस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता था, मुलाकात होती थी, वो बहुत अहम था। वो एक नेटवर्क बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान में जिन लोगों को भी वेलकम ट्रस्ट ने सपोर्ट किया, उन्होंने सबने बहुत अच्छा किया, रिसर्च के हिसाब से भी और लीडरशिप के हिसाब से भी। उसमें से बहुत से लोग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर बने, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बने, डीन्स बने। तो वेलकम ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके कि हम एक जॉइंट प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें आधा पैसा वेलकम डालता था, आधा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये प्रोग्राम 2008 में शुरू हुआ और जो इसकी पहली सीईओ थी, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया और इस प्रोग्राम का बड़ा नाम हो रहा था। 2013 में इनको एक नए सीईओ की ज़रूरत हुई और मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग इस तरह की रही है और मेरे इंटरेस्ट इस तरह के हैं कि शायद मैं इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकूं। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं उसका सीईओ अपॉइंट हुआ और मेरा पूरा ध्यान इस पे था कि कैसे यंग लोगों को सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली फेलोशिप्स के थ्रू, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये भी था कि एक लीडरशिप प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया जाए जिससे जो यंग लोग compete करके फेलोशिप्स लेके आते हैं उनमें एक लीडरशिप पोटेंशियल भी डेवलप किया जाए। तो ये काम मैंने कोई 7 साढ़े 7 साल किया
और उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब ये एक ऐसे लेवल पे आ गई है कि मैं खुद भी बहुत कुछ सीख नहीं रहा हूँ इससे, और शायद मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो भी एक तरह से सैचुरेट हो जा रहा है। तो उस वक्त मैंने विलिंगली बोर्ड को ये बताया कि मैं अब छोड़ना चाहता हूँ और मैं कुछ और करूँगा, प्लीज़ फाइंड समवन एल्स। इस बीच में मेरी वेलकम ट्रस्ट से बात हो रही थी एक प्रोग्राम शुरू करने का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मुस्लिम सोसाइटीज़, और उसका पर्पस ये था कि इस वक्त जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा और ख़ासकर मुस्लिम सोसाइटीज़ पे क्या पड़ेगा, शरिया के एतबार से भी, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक एथिक्स के एतबार से भी। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये किसी कंट्री को फोकस नहीं है, ये सोसाइटीज़ पे फोकस्ड है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी को पिग का हार्ट लगाया गया और वो जी कई महीने तक उस हार्ट पे जिंदा रहा। पहली बात तो ये कि वो जो पिग था वो इंजीनियर था, जेनेटिकली इंजीनियर था, उसमें कुछ जीन्स को बदला गया था। और दूसरा, वो हार्ट फिर इंसान में लगाया गया। तो सोसाइटल वैल्यूज़ के हिसाब से इसको कैसे देखा जाएगा, एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से कैसे देखा जाएगा। जिन रिलीजन्स में पिग जो है वो नाजायज़ है, वो रिलीजियस सोसाइटीज़ इसको कैसे देखेंगी, चाहे वो ज्यूज़ हों या मुस्लिम्स हों या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हों। तो मेरा काम थोड़ा थोड़ा साइंस से लेके साइंस पॉलिसी, लीडरशिप और अब सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ गया है। सोशलॉजी चला तो गया मैंने है। जो भी साइंस करते हुए सीखा है, ये बिल्कुल वायरसेस से हट के है ये काम। जी जी अभी एक जो चीज़ हम कर रहे हैं वो फूड्स को लेके कर रहे हैं कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज मीट प्रोडक्शन से बहुत आती हैं। मीट कंट्रीब्यूट्स वेरी मच टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि आप अगर बर्गर बना रहे हैं तो वो वेजिटेरियन प्रोटीन से बना है, वेजिटेबल प्रोटीन से बना है। एक मूव ये भी आ रहा है कि आप क्या बर्गर एक लैब में तैयार कर सकते हैं एक एनिमल से बायोप्सी लेके। तो एनिमल से बायोप्सी लेके जो मीट तैयार हो रहा है उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या वो हलाल है या वो हराम है। तो मैं अब एक ऐसी जगह पे हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो लॉ के लोग हैं, एथिक्स के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं। तो ये एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट है जहाँ मैं अपनी साइंटिफिक थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को ला के, और होपफुली वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिगर फॉर सोसाइटी। तो ये सफ़र रहा है अब तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, और कहीं ना कहीं जो चीज़ है कि सोसाइटी के पास वापस जाना चाहिए। हमारे पुराने जो बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही है, सीवी रमन साहब ने भी ये बात बहुत बार बार कहा करते थे। तो लेकिन इसी के साथ तो इधर एक सवाल ये भी जाता है, जैसे सोसाइटी के पास जाने की बात है, तो अमूमन ये देखा गया, आप तो पोस्ट डॉक किया, आपने एक छोटा सा एक पोस्ट डॉक किया, वापस हिंदुस्तान आ गए, फिर देखा जाए तो जो नॉलेज प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान में ही ऐड होता रहा, अपने मुल्क में हुआ, मुल्क है, सोसाइटी है, उसी में वो एड अप होता रहा है। तो और अब खैर अब तो आप काफी बार में गए बाहर, उसके बाद हिंदुस्तान में आपने बहुत कुछ किया, वेलकम डीबीटी ट्रस्ट, ये भी मुल्क का ही पार्ट है, जीनोम सीक्वेंसिंग कोविड के वक्त। तो ये आप इसे कैसे देखते हैं, जिसे पहले एक बहुत बज़वर्ड था ब्रेन ड्रेन, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि जो भारत से साइंटिस्ट हैं वो बाहर जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं,
या फिर उन्हें बाहर जाना भी चाहिए या नहीं, और जाना चाहिए तो वापस किस मौके पर आना चाहिए, या ये सही है कि एक ग्लोबल वर्ल्ड है, कोई वॉशिंगटन में कर रहा है करने दीजिए, कोई कैम्ब्रिज में करना है करने दीजिए? देखिए, नॉलेज को आप किसी बाउंड्रीज में कैद नहीं कर सकते। अगर किसी के पास मौका है जाने का, तो एक मुल्क के हक में भी अच्छा होता है कि आप उसको ऐसी जगह जाने दें जहां उसको आपसे बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन आप वो ज़राए पैदा कीजिए कि वो वापस आके आपको सर्व करें। और ऐसा नहीं है कि जो डायस्पोरा के लोग बाहर रह गए, जो वापस नहीं आए, वो किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फिजिकली ना करते हों लेकिन इंटेलेक्चुअली करते हैं, मॉरली करते हैं। और इस वक्त बहुत से एनआरआई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान में आके अपनी छुट्टियां गुजारते हैं और लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कहना सही नहीं होगा कि किसी को जाने ना दें। किसी को आप जाने नहीं देंगे तो आपकी कंडीशन कभी बेहतर नहीं होगी। जब आदमी बाहर निकलता है तो उसका दिमाग खुलता है, वो देखता है कि और दुनिया में क्या हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे आदमी घर ही वापस आता है। तो मेरे ख्याल से हमको ध्यान इस पे देना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारा जो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है, सिस्टम की ओपननेस है, वो बेहतर हो, ताकि जो अच्छे लोग हमारे बाहर गए हैं ट्रेन होने, उनको फ़ख्र हो और उनको वो पूरी कोशिश करें हिंदुस्तान वापस आने की। और बहुत से लोग आते हैं वापस, जो नहीं आते वो किसी और वजह से नहीं आते, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता कि हम लोग जो वापस आ गए हम कोई बहुत उत्तम हैं और जो वापस नहीं आया वो नहीं है। ऐसा नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा वक्त दिया। चलते चलते बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने ऊंचाइयां हासिल की हैं साइंस के फील्ड में, और अब जो भी कर रहे हैं, और अल्लाह आपको और मकाम दे। आम तौर पर जो यंग जनरेशन है हमारी, आप खुद अलीगढ़ से आए हैं, अलीगढ़ की भी जनरेशन, वो कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीती है। हमने देखा है, हम खुद अलीगढ़ से हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें वो मौका नहीं दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, या और कुछ फेवरेटिज्म हो जाएगा, ये और बहुत सी बातें कही जाती हैं। कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम वो फेवरेटिज्म से डरते हैं, कई बार वो अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कास्ट, किसी ना किसी चीज से वो लोग डरते हैं। आप इसे किस हद तक सही मानते हैं, और इसका, अगर ये सच है तो इसका हल क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन होता है और हर जगह होता है, दुनिया में हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। और ये एक इंसानी फितरत है कि आप अगर अक्सरियत में हैं तो आपसे ज़रा अलग जो दिखता है उसको आप टारगेट करते हैं। ये किसी ये किसी मज़हब को लेके नहीं है, ये किसी कौम को लेके नहीं है, ये किसी एक सेक्शन को लेके नहीं है। ये एक इंसानी फितरत है। पर्सनली मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, या हिंदुस्तान में या बाहर। मेरी जो एडवाइस है यंग जनरेशन के लिए वो ये है कि आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनमें बिलीव कीजिए, उस पे कॉन्फिडेंट रहिए। आपके हाथ में जो है वो अच्छे से अच्छा कीजिए, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चक्कर में फंस गए कि साहब मैं तो अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहा कि मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो गलत है।
बहुत से लोग इसको एक तरह का मैं समझता हूँ कि एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि भाई मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मैं अच्छा करके क्या करूँ? मेरी राय हर यंग आदमी से यही होगी, और ये खाली हर यंग मुसलमान से नहीं होगी, हर यंग इंसान से होगी कि आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको समझें, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें। हर आदमी की स्ट्रेंथ होती है, हर आदमी की वीकनेस होती है। अगर आप वो काम करना चाहें, अगर आप उस काम के पीछे भागते रहें जिसकी आप में सलाहियत नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं एक सर्कल भी सीधा नहीं बना सकता। तो अगर मैं कहूँ कि साहब मुझको मैं तो आर्ट करूँगा, तो मैं शायद एक आर्टिस्ट के हिसाब से बिल्कुल फेलियर होता। मैं अपनी चेकबुक बैलेंस नहीं रख सकता। अगर मैं कहूँ कि साहब मैं बैंकिंग में जाऊँगा, तो मैं बिल्कुल फेलियर रहता। तो अपनी वीकनेसेस को समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ तो हर आदमी जानता है और उसको काफ़ी प्रोजेक्ट भी करता है, लेकिन अपनी वीकनेसेस बहुत कम लोग समझते हैं। वो समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया शाहिद साहब, प्रोफेसर शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी सारी बातें करी, अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम किसी और हस्ती से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शुक्रिया सर।